नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के हिंदी का आपका अंतरा और अंतराल के जो पूरी बुक आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों का प्री बोर्ड कल होने वाला है उसके लिए और साथ ही में फाइनल एग्जाम जो है उसके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं उसको यहाँ पे लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। तो लेखक को क्या लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वे उजाड़ की अपसभ्यता है। आप बताइए, आपको ये बताना है कि लेखक ने ये पूछा है कि हम जो ये विकास कर रहे हैं औद्योगिकी सभ्यता, जिस तरीके से उद्योग से हम विकास कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन क्या है रियलिटी में ये उजाड़ की अपसभ्यता है। तो लेखक ने ऐसा क्यों बोला? अब यहाँ अपसभ्यता क्या है? एक तरीके से जब हम औद्योगिकरण को अपना तो रहे हैं लेकिन किसी तरीके से हम अपना खुद का ही नुकसान करवा रहे हैं। तो यहाँ लेखक हमसे यही पूछना चाहता है कि इसने ऐसा क्यों कहा और आप इसके बारे में क्या मानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लेते क्या है। हमें लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है, आप खुद भी यहाँ अंतर निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हमने नई नई टेक्नोलॉजी को तो अपना लिया है लेकिन क्या किया है, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसे हम देखते हैं ना, हम जगह जगह क्या है बिल्डिंग स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है जिससे कि हमें ही हानि पहुंचेगी। तो क्या है, हम इस कथन से तो सहमत ही है कि हम औद्योगिकरण को अपना तो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी जो जिंदगी है उसको उजाड़ बना रहे हैं। तो यही फर्स्ट में यहाँ बता रखा है कि हाँ, हम इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। साथ ही में ऐसी औद्योगिकी सभ्यता जिसे विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश किया है। अब क्या है, हम जो भी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जो भी चीजों को अपना रहे हैं, वो क्या करता है, विनाश कर रहा है। किसका? हमारी पृथ्वी का। प्रदूषण फैल रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है, उसे अब सभ्यता ही कहेंगे। अब क्या है, जो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है उसको हम बुरा ही बोलेंगे ना। तो वही बता रखा है कि इसको हम अब सभ्यता ही कहेंगे क्योंकि ये हमारा नुकसान करवा रही है। यह कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है? हम एक आविष्कार करते हैं और उसे 5 नई समस्याएं पैदा कर लेते हैं। अब हम नई नई चीजों का आविष्कार तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी समस्याओं को भी साथ में लेकर आ रहे हैं। ठीक। हम किसी भी विकास के साधनों पर नजर डालें तो हमें विकास की स्थान पर विनाश ही विनाश दिखाई देगा। अब बता रखा है कि हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी अपनाई है विकास के लिए, अगर उसकी तरफ हम ध्यान से देखें तो वो टेक्नोलॉजी एक चीज में तो विकास करवा रही है लेकिन बहुत सारी चीजों में हमारा विनाश भी करवा रही है। तो वही यहाँ पे क्या है, लेखक ने हमें बताया है। ये आपका अंतराल बुक का जो आपका चैप्टर है, हम जो मालवा वाला चैप्टर है, खाओ झाड़ू सभ्यता, अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता, उसमें से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। ठीक है, तो यही बताया है कि किस तरीके से औद्योगिकरण क्या है हमारे जीवन पे एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब यहाँ बताना है कि जब क्या है, मालवा में लगातार बारिश होती रहती है तो वहां का आसपास का माहौल किस प्रकार का हो जाता है। मेनली हमें मालवा का जो चित्रण है वही इस क्वेश्चन में करना है। तो क्या है, मालवा में जब सब जगह बरसाती की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बारिश हो रही है तो हरियाली होगी, जगह जगह क्या है, पानी वगैरह होगा। ये सब बातें हमें इसमें बतानी है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में पहुंच जाता है, फसलें लहरा उठती है। मतलब क्या है, जब पानी मिल रहा है फसलों को तो उससे क्या होगा, फसलों की उन्नति काफी अच्छी होगी। तो बता रखा है किस प्रकार से फसल जो है लहराने लग जाती है। और पानी जब बरसता है तो इस कदर बरसता है कि घरों तक क्या है वो पानी पहुंचने लग जाता है।
मालवा में व्याप्त बावड़ी, तालाब, कुएं तथा तलैया सब पानी से लबलबा कर भर जाते हैं। अब ये बता रखा है एक तरीके से ऐसे स्थान है जहाँ पानी जमा होते हैं, जैसे कुआं है या बावड़ी बता रखा है, छोटी प्रकार की नदी होती है जहाँ रुका हुआ पानी होता है, उसको हम बोलते हैं। साथ ही में तालाब बता रखा है और तलैया बता रखा है। यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो है वो भर जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाता है। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहां की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। अब क्या है, जब बारिश हो रहा है वहां पे, तो वो इतना मतलब उन्नति लेकर आ रही है वो बारिश, तो उसी को बता रखे किस प्रकार से वो क्या है, मालवा को एक समृद्धशाली जगह है वो बना देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है? अब किस प्रकार से जो हमारा ये है विस्कोहर की माटी उस चैप्टर से लिया गया है कि लेखक बताता है गर्मी और लू से बचने के लिए उनके गांव के लोग, उनकी माताएं जो होती है बहुत सारे नुस्खों को अपनाती है। तो वही आपको बताना है कि आप वो नुस्खे जानते या नहीं जानते। मेनली आपको चैप्टर की जो बातें हैं वही बतानी है इसमें कि उन्होंने क्या क्या नुस्खों के बारे में बताया है। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ये निम्नलिखित बातें हैं गर्मी और लू से बचने के लिए। क्या क्या है? धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। अब ये पुराने टाइम की बात है, तो वहां पे क्या है, कुछ घरेलू नुस्खों की बात की जा रही है कि किस प्रकार से जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती थी, जब वो गर्म गर्म हवाएं जो होती है जिसको हम लू बोलते हैं वो चलने लग जाते थे, तो वो किस प्रकार से बहुत सारी चीजें करते थे उससे बचने के लिए। तो वो चीजें क्या क्या है, जैसे कि बता रखा है, धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। कच्चे आम का जो रस होता है उसको पिया जाता था। कच्चे आम को भूना जाता था, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था। उससे शरीर पर लगाया जाता था और उसे नहलाया भी जाता था। मतलब ये आम का काफी ज्यादा यूज करते थे। किस प्रकार से, उसको भून के खाते भी थे, उसको गुड़ में डाल के पीते भी थे और साथ ही में उसके रस से नहाते भी थे। ऐसे ही कुछ है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपायों से परिचित हैं, अन्य विवरण हमारे द्वारा सुना नहीं गया। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन आपके द्वारा लिखी जानी चाहिए। यहाँ पे अपना व्यू मैंने दे रखा है, लेकिन क्या है यहाँ आपको अपना देना है कि अगर आपने इनमें से और भी चीजें सुनी है, जरूरी नहीं आपने यही सुना हो, कुछ और सुना है तो आप बता सकते हैं कि आपने उसके बारे में सुन रखा है। बाकी ये सारी चीजें क्या है हमारे चैप्टर में दी गई है कि इस प्रकार से क्या है उनके यहाँ गर्मियों में बचने के लिए, लू से बचने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता था। बाकी ये जो लास्ट लाइन होगी कि हाँ मैंने इस बारे में सुना है, ये लाइन आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं आपने कौन से पॉइंट सुने और कौन से नहीं सुने। तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये भी इसी चैप्टर से है। यहाँ पूछा गया है कि कोया किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बतानी है। अब यहाँ क्या है, कोया एक फूल है, उसके बारे में आपको बताना है कि वो है क्या और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो मिलनी हमें इसमें बतानी है। तो देख लेते हैं। कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोका बेली के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बता रखा है कि कोया जो है जल में उगता है और साथ ही में इसको हम कुमुद भी बोलते हैं या फिर कोका बेली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। कोयला पानी से भरे गड्ढे में सरलता से पनप जाता है। ये आसानी से क्या है, जहां पानी का गड्ढा होता है वहां पे ये आसानी से ही उग जाता है। इसको उगाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। ज्यादातर भागों में क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो ये इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। इसकी खुशबू भी क्या है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी होती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोयला की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती है। अब यहाँ बता रखा है कि उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है, जैसे शरद ऋतु में जो चांदनी है, बता रखा है कि चांद की जैसी ही, चांद की किरण जो उत्पन्न हो रही है उसी के जैसी क्या है, कोयला के जो पत्ते हैं उसकी जो शेप है वो हमें नजर आते हैं। जैसे यहाँ चांद है उसकी रोशनी पड़ रही है किसी शेप में, उसी प्रकार से क्या है ये जो कोयला के फूल है उसके पत्ते हमें दिखाई देते हैं। तो चांद से एक तरीके से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, इसी चैप्टर से है, बच्चे को माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ बताना है, लेखक ने हमें बता रखा है इस चैप्टर में कि किस प्रकार से जब वो बच्चा है माँ का दूध पीता है तो सिर्फ ये दूध पीना ही नहीं होता, एक जीवन भर का संबंध होता है। हमें यहाँ पे उस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं क्या है। बच्चे को अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। अब बच्चा क्या है, हमेशा माँ के साथ ही रहता है, तो वही बता रखा है कि बच्चे का क्या है, माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर 6 महीने तक निर्भर रहता है। अब जब बेबी क्या है, बता रखा है, जब स्टमक में होता है उसी के साथ ही क्या है, बच्चे का और माँ का संबंध जो है वो जुड़ जाता है, और वो काफी टाइम तक क्या है, माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छाव में रखती है, एक तरीके से वो कवर करके रखती है अपनी आंचल के छाव में। इससे माँ बच्चे के मध्यम संबंध जीवन जो है उठता है, सजीव हो उठता है। मतलब जब वो दूध पिला रही है अपने बच्चे को और जब उसको अपनी आंचल की छाव में ढक रही है, तो इससे ना एक संबंध जो है वो सजीव हो उठता है। मतलब सजीव का यहाँ पे क्या है, एक संबंध जागृत हो जाता है या जग जाता है, ये आप बोल सकते हैं। इस तरीके से क्या है, एक संबंध जो है वो उत्पन्न होने लग जाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। अब माता है, बच्चे है, क्या है, साथ में कई वर्ष जीवन के जो है वो बिताते हैं। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है, वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। ठीक है, बता रखा है कि किस तरीके से माँ जो है प्यार करती है अपने बच्चों से, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। बता रखा है ना कि इस तरीके से क्या है, वो पोषण भी करती है बच्चों का और साथ ही में उनकी दोस्त भी होती है, दोस्त समान होती है। सारी बातें क्या है, बच्चे शेयर करते हैं अपनी माता से, तो वही यहाँ पे बता रखा है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूरा करता है। तो यहाँ बता रखा है किस तरीके से बच्चा क्या है, जब बचपन से उसकी नींव मजबूत होती है तो आगे चल के अपने जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सामना करता है। वही यहाँ पे बता रखा है कि अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से जीता है। तो इसी प्रकार से बता रखा है हमें लेखक ने कि जो माता और जो बच्चे का संबंध है वो क्या है, दूध का जो संबंध है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके रिश्ते का भी एक संबंध होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। अब ये सूरदास की झोपड़ी जो हमारा चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब वो जो सूरदास है वो बोल रहा है कि मेरी झोपड़ी अगर एक बार जल गई है, अगर वो और जलाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस कथन से हमें जो सूरदास है उसकी चारित्रिक विशेषता बतानी है। आप देख रहे हैं इसी लाइन से क्या पता चल रहा है कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने किसी भी काम के लिए एकदम क्या है, होता है ना कोई व्यक्ति, हम बोल सकते हैं जैसे बता रखा है यहाँ पे दृढ़ निश्चय, इस वर्ड का हम यूज कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को क्या है, वो हार नहीं मानता जल्दी, तुरंत तैयार हो जाता है। अगर उसको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एक बार हार मान ली, 2 बार हार गए, लेकिन क्या है, वो हार नहीं मानता है, वो कोशिश करता रहता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है। तो वही हमें उसके जीवन के बारे में बताना है कि इसका इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि सूरदास किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ दृढ़ निश्चय बता रखा है, इसका मतलब यही होगा कि किसी चीज को क्या है, अच्छे तरीके से सोच के और उसके लिए कोई चीज पाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर देता है, उसको हम दृढ़ निश्चय बोलेंगे। ठीक है, वह एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति है। रुपए के जल जाने के बाद उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने उसे जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। अब क्या है, जब उसकी झोपड़ी जल गई तो उसको बहुत बुरा लगा था, लेकिन जैसे उसने बच्चों की बात सुनी तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा खड़ा हो गया और इसने ये सोचा कि अगर मनुष्य क्या है, बार बार कोशिश करे, परिश्रमी मनुष्य हो, तो वो क्या कर सकता है, दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उस चीज को दोबारा हासिल कर सकता है जो उसको चाहिए।
उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। अब यहाँ बता रखा है कि उसने क्या किया, जब वो बातें अपने मन में सोची तो क्या हुआ, एक दृढ़ निश्चय उसके मन में उत्पन्न हो गया। उसने सोच लिया कि क्या है, उसको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना है। और इस चीज ने क्या किया, उसकी हिम्मत को एक नया समावेश दिया, मतलब उसकी हिम्मत को एक नया दिशा दी कि हाँ, मैं अपना कार्य करने के लिए तैयार हूँ, दोबारा मैं खड़ा हो सकता हूँ और अपने पैरों पर क्या है, दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। तो वही हमारे दृढ़ निश्चय में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका है। सेकंड देख लेते हैं, परिश्रमी। अब ये क्या है, इसका मतलब हुआ मेहनती, कोई भी मेहनती व्यक्ति। तो क्या है, वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसने स्वयं पर विश्वास था, वह अतः यह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। अब बता रखा है कि उसको क्या है, खुद पर पूरा विश्वास था, खुद पर पूरा भरोसा था कि अगर वो परिश्रम करेगा, तो मेहनत करेगा, तो वो सफलता भी हासिल कर लेगा। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी, वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर लेगा। अपने परिश्रमी होने का जो संकेत है, उसने क्या किया था, मिठुआ को भी दिया था कि वो जितनी बार भी उसकी झोपड़ी को जलाएंगे, वो उतनी बार क्या है, उस झोपड़ी को दोबारा बना लेगा। ठीक, नेक्स्ट बहादुर यहाँ बता रखा है। बहादुर हम बोलते हैं ना, तो वही है यहाँ। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबतों से सामना करना जानता था। ठीक है, हमें पता है कि सूरदास में क्या है, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वही बता रखा है कि वो शारीरिक रूप से तो अपंग था, ठीक, उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो डरपोक बिल्कुल भी नहीं था, वो अपनी मुसीबतों का सामना करना जानता था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है, सूरदास बहुत ही ज्यादा मेहनती, साथ ही में दृढ़ निश्चयी, बहादुर और परिश्रमी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? अब यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि जो भैरव है, उसने आखिर सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, क्या रीजन था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, उसको उससे क्या है, सूरदास से ईर्ष्या होने लगी थी, इस वजह से उसने क्या किया था, उसकी झोपड़ी को जला दिया था। बाकी हम उस आंसर फॉर्म में देख लेते हैं किस तरीके से है। तो भैरव जो है सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुई, तो नाराज होकर सुभागी सूरदास के घर पर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश, सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। अब क्या है, जो भैरव है वो अपनी वाइफ के साथ मतलब गलत व्यवहार करता था, इसलिए क्या किया उसने, सुभागी ने उसका घर छोड़ दिया और जो हमारा सूरदास है, इसके यहाँ पे शरण लेने के लिए आ गई। अब सूरदास ने उसकी स्थिति देखी तो क्या किया, उसको मना नहीं कर पाया और अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भैरव को क्या है, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भैरव के लिए यह बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास का यह करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली। तो जैसे सूरदास ने उसकी बीवी सुभांगी की मदद की, तो क्या हुआ, भैरव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने तभी से क्या किया, सूरदास को किसी तरीके से परेशान करने के लिए अपने मन में एक जो घृणा की भावना है उसको उत्पन्न कर लिया और उसको क्या करा कि किसी तरीके से ही सूरदास को क्या करा जाए, उसका जो विश्वास है उसको तोड़ दिया जाए। इसलिए उसने क्या किया, अपनी जो बेइज्जती थी उसको दूर करने के लिए सूरदास से बहुत ज्यादा नाराज था और उसने क्या किया, उसकी झोपड़ी को जला दिया। ठीक है, यही आपका मेन आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये है कि यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो ये बताना है हमें कि क्या है, सूरदास जो है उसने झोपड़ी जो बनाई थी वो फूस की झोपड़ी थी। तो ये बता रखा है कि ये फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो सूरदास थी, कुछ इच्छाएं थी, उसने जो पैसे जमा कर रखे थे उससे वो बहुत सारी चीजें करवाना चाहता था, गांव वालों के लिए पिंडदान करवाना चाहता था अपने पूर्वजों का, और साथ ही में अपने बेटे का विवाह करवाना चाहता था।
तो वही बता रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से जो जो झोपड़ी जली तो वो सिर्फ फूस की राख नहीं थी, इसकी अभिलाषाओं की, अभिलाषाओं इसकी इच्छा जो है उसकी भी राख थी। ये हमें यहाँ पे बताना है, ये एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं क्या है। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर की जमा की गई पूंजी थी। अब क्या है, वो अंधा था और उसने काफी मुश्किलों से क्या किया था, उसके पास एक झोपड़ी थी और साथ ही में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और जीवन भर की जमा पूंजी थी उसके पास। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। अब जो जमीन थी छोटी सी, उसके काम की नहीं थी, वहां पे क्या था, जानवर लोग वहां पे चरा करते थे। ठीक है, झोपड़ी जल गई, वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। अब क्या बता रखा है कि झोपड़ी तो जल गई थी, लेकिन उसने क्या किया था, जो भी सेविंग्स कर रखी थी उसको अपनी झोपड़ी के अंदर ही रखा था। तो वो झोपड़ी जली और साथ ही में क्या हुआ, उसके जो पैसे थे वो भी जल गए। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। अब उसको काफी टाइम लगा था, उसके जीवन भर की जमा पूंजी थी, दोबारा इतनी जल्दी उसको क्या करना था, इकट्ठा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसमें 500 रुपए थे, उसी पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। उसके अंदर जो पैसे थे उसी से उसको बहुत सारी अभिलाषाएं थी, उसने बहुत सारी इच्छाएं सोच रखी थी कि वो उससे क्या क्या चीजें करेगा। बताते वह गांव वालों के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। अब जो उसने पैसे जमा किए थे, 500 रुपए जो थे उसके पास, उसकी इच्छाएं थी कि वो ये तीनों काम जो है वो कर सके। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी झोपड़ी जल गई, उसके पैसे जल गए, तो वे अपनी जो इसकी ये सारी इच्छाएं थी वो उसको भी पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, झोपड़ी के साथ पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, जब झोपड़ी जल गई, उसके सारे पैसे जल गए, तो उसकी जो भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, अब वो पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी थी उसको दोबारा इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है कि ये उसकी जो फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ठीक है, तो यही आपके पूरे आंसर में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका संवदिया चैप्टर है, उससे लिया गया है। तो इसमें क्या है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया के लिए क्या अवधारणाएं हैं। अब संवदिया जो है वो बताना है। संवदिया फर्स्ट इसका हम मतलब समझ लेते हैं क्या है, जो संवाद या फिर संदेश ले जाने वाला होता है। ठीक है, संवदिया कौन है, जो संदेश या तो लेकर जा रहा है या फिर लेकर आ रहा है, उसको हम संवदिया कहेंगे। ठीक है, क्या है इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। दिए गए संवाद को जैसे जैसे है वैसा ही बोलना पड़ता है। अब जो भी संवाद हम संवदिया को बता रहे हैं एज इट इज, अगर हम रोते हुए बता रहे हैं, हम हंसते हुए बता रहे हैं, या किसी और तरीके से हम बता रहे हैं, तो सेम संवाद उसी तरीके से उसी ढंग से क्या करना होगा, संवदिया को सामने वाले को बताना होगा जहां वो संदेश लेकर जाना चाह रहा है। ठीक है, संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसे ही बताना पड़ता है। मैंने बताया ना, जैसे कि रो रहा है, हंस रहा है, किसी भी सिचुएशन में है, तो सेम क्या करना होगा, संवदिया को उसी तरीके से सेम तरीके से संवाद क्या है सामने वाले को प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, संवाद को समय समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। अब संवाद को समय पर पहुंचाना, अब जिस टाइम पे बता रखा है, जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकता है, उस संवाद को सामने वाले तक पहुंचा सकता है। ठीक है, वही यहाँ बताया हुआ है। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। अब क्या है, जो बता रखा है कि संवदिया जो है उसको भावनात्मक नहीं होना चाहिए, भावना से हीन होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति रो रहा है, वो किसी दुख में है और सामने वो जा रहा है, उसको संदेश भेजवाना है। अब संवदिया ने क्या किया, अब वो भावनाओं में बह गया, अब उसकी दुख भरी कहानी वो वहां पे नहीं बोल पाया, तो क्या होगा, इस तरीके से संवाद क्या है, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो वही बता रखा है कि संवदिया को क्या है, वो भावनाओं से हीन होना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, और सेम टू सेम जो संवाद है वो सामने वाले को बताना चाहिए। ठीक है,
उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, अब उसको रास्तों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो टाइम पर और सही तरीके से क्या करेगा, संवाद को पहुंचा पाएगा। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता आवश्यक है। अब जो भी संवाद वो पहुंचा रहे हैं वो गोपनीय होना चाहिए, मतलब संवाद जो संवाद भेज रहा है और संवादिया है, बस उसी के बीच में ये बात होनी चाहिए और अंत में जहां तक उसको संवाद पहुंचाना है वहीं पर ये संवाद जाएगा। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवाद क्या है सबको पता चल जाए। तो वही गोपनीयता बनी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है संवाद में। ठीक है, अब ये गांव वालों की बात आ गई है कि गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। अब ये बता रखा है कि गांव वाले क्या सोचते हैं कि जो हमारा जो संवदिया है वो किस तरीके का है, या तो कामचोर है, वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए वो इस प्रकार का काम कर रहा है। निठल्ला है तथा पेटू आदमी है, मतलब निठल्ला क्या है, वही जो काम धाम नहीं करता है वही, और साथ ही में सिर्फ उसको खाना पसंद है। अब संवदिया क्या है, इसमें एक फायदा ये है कि यहाँ से तुम्हें सारे पैसे, भोजन वोजन प्राप्त होंगे और तुम जहाँ पर लेकर जा रहे हो वहां पर भी तुम्हें खाना, पैसे सब कुछ प्राप्त होगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या अवधारणा बना रखी है कि जो संवदिया है वो सिर्फ पेटू आदमी है। ठीक है, इसके पास कोई काम नहीं होता वह संवदिया बन जाता है। बता रखे जिसके पास भी कोई काम नहीं होता है वो संवदिया बन जाता है। संवदिया बनना उनको लगता है कि काफी ज्यादा आसान है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम एज इट इज एक्सप्रेशन देना, एज इट इज वर्ड्स बोलना जिसने किसी ने कहा है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही संवदिया की विशेषताएं थी और गांव वालों ने क्या सोच रखा था संवदिया के लिए, वो सोच थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो क्या है, हर गोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो गया। अब हर गोविंद जो हमारा संवदिया है यहाँ पे, जब वो बड़ी हवेली में उसको बड़ी बहुरिया का जब संदेश आया तो वहां गया तो वो किन किन बातों में खो गया। उसने क्या किया था, पुरानी टाइम की जो यादें थी उसको याद करने लगा था कि जब जो बड़ी बहुरिया के हस्बैंड थे जो जिंदा थे तो काफी अच्छा था यहाँ का माहौल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें वो सोचता है, तो वही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देख लेते कैसे। हरगोविंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली के ठाट बाट की याद आने लगी। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। बताता है कि जब बड़े भैया जिंदा थे, जो बड़ी बहुरिया है इसमें उनके हस्बैंड जिंदा थे, तो यहाँ की ठाट बाट जो है, शान है, वो बिल्कुल अलग ही हुआ करती थी। घर में नौकर नौकरानियां, लोगों तथा मजदूर की भीड़ हर समय रहा करती थी। अब वहां पे क्या है, जब इनके बड़े भैया जिंदा थे तो वहां पे काफी चहल पहल, नौकर नौकरानियां सब लोग वहां पे हमेशा रहते थे। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से कई नाइन परिवार की जिम्मेदारी उठाया करती थी। अभी बता रखे है कि जो बड़ी बहुरिया थी वो हाथों में मेहंदी लगवा के नाइन जो परिवार होते हैं, नाई की बात करें कि जो बाल वाल काटने वाले होते हैं, तो क्या है कि उनके परिवारों की जिम्मेदारी उठा लिया करते थे। उनका खाना रहना पीना क्या करते थे, इतने ज्यादा रिच थे वो लोग, यहाँ की मतलब माहौल इतना ज्यादा अच्छा था कि ये इन लोगों का जो रहन सहन है, जिम्मेदारी जो है वो उठा लिया करते थे। अब वह दिन नहीं है, हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालात अब नौकरानियों से कम नहीं है। बता रखा है कि अभी फिलहाल में सिचुएशन कैसी है, कितनी खराब सिचुएशन है कि अब क्या हो चुका है कि जो बड़ी हवेली है बस नाम की बड़ी हवेली रह गई है। अब जो बड़ी बहुरिया, एक टाइम पे उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी उठा लेती थी, अब उनकी स्थिति खुद ही एक नौकरानी से कम नहीं रह गई है। तो यही यहाँ पे बताना है आपको इस आंसर में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये है कि लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये प्रेमघन की छाया स्मृति से आपका क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने पिता के बारे में किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं लेखक के पिता में, वो बताना है। क्या है, लेखक ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या है, उसके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। उनके पिता जो है क्या करते थे, फारसी भाषा को काफी अच्छे तरीके से जानते थे, समझते थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। अब जो प्राचीन हिंदी भाषा थी वो भी उनको काफी अच्छी लगती थी और काफी पसंद थी। ठीक,
वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। अब कुछ फारसी भाषा के जो शब्द होंगे, उक्तियाँ मतलब मुहावरे वगैरह हो गए, लाइन हो गई, उसको लेकर साथ ही में जो हिंदी की लाइन है, उनको मिलाकर हिंदी भाषा की जो लाइन है, उनको मिलाकर एक नया जो युक्ति होती थी, उसको बनाने के लिए काफ़ी तैयार रहते थे। उनको ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वे प्रायः रात में सारे परिवार को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का चित्रात्मक ढंग से वर्णन करते थे। उनको क्या करते थे कि रात को पूरे परिवार को साथ में बिठा लेते थे और साथ ही में क्या करते थे, रामचरितमानस हो गई या फिर रामचंद्रिका हो गई, उसको बहुत अच्छे तरीके से चित्रात्मक ढंग से जो उनके बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं उनको दिखाया करते थे। भारतेंदु के नाटक उन्हें काफ़ी प्रिय थे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, उनके नाटक जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, प्रिय लगते थे। तो ये सारी विशेषताएँ क्या की है, लेखक ने अपने पिता के बारे में बताई है कि किस तरीके से। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये भी बन सकता है कि लेखक का जो रुझान है साहित्य की तरफ किस प्रकार से गया? तो उस रुझान में भी यही आएगा कि बचपन से ही उन्होंने अपने घर का ऐसा माहौल देखा था कि उनके पिता क्या है, अच्छे फारसी के ज्ञाता थे, उनको क्या है बहुत सारी पुस्तकें थी या हरिश्चंद्र की जो नाटक थे वो देखते थे, उनको ये सब पसंद था। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे लेखक हैं उन्होंने भी धीरे-धीरे बचपन से ही उस चीज़ को अपनाना चालू कर दिया और साहित्य के प्रति उनका रुझान बढ़ता गया। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस चैप्टर से है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? अब पूरा चैप्टर जो है प्रेम घन की छाया स्मृति के ऊपर ही है, उनका पूरा नाम ये है, ठीक है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो उन्होंने किस प्रकार से इनकी पहली झलक देखी थी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं क्या है, लेखक के पिता की बदली, जो बदली है यहाँ पे ट्रांसफर बदली जो है, इसका मतलब होगा मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई थी। वहां रहते हुए एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा, जिनका नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी है और जो प्रेम घन उपनाम से लिखते हैं, इनका असली नाम क्या है ये आपको याद रखना है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ये अपना उपनाम होता है ना, कोई कोई जो रखते हैं अलग नाम, तो वही बता रखा है, इनका उपनाम क्या है, प्रेम घन था। लिखते हैं, वे यहाँ रहते हैं। उनको पता चला, जो लेखक है हमारे, उनको पता चला कि जो प्रेमघन जी है वो यहीं पे रहते हैं। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमघन जी से भली भांति परिचित थे। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा समूह बना लिया बच्चों का जो कि तैयार थे प्रेमघन से मिलने के लिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी उनको। उनके घर की ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी, ठीक है? सुसज्जित मतलब यहाँ पे जो हुआ, सजी हुई। ऐसे ना भारी वर्डों का आप यूज़ मत करना, ठीक है? यहाँ पे आप बोल सकते हैं सजी हुई थी या काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है? लेखक लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा। वो ऊपर की तरफ बार-बार लेखक क्या है, वो देख रहा था। उन्हें प्रेमघन की झलक दिखाई पड़ती है। वो क्या करते हैं, वो प्रेमघन की जो झलक है वो देखते हैं। वो लगातार ऊपर देखते हैं और प्रेमघन जी जो है वो आ जाते हैं, तो उनकी झलक को वो देख लेते हैं। उनके बाल कंधों तक थे। अब उनके बाल क्या है, कंधे तक थे। इस प्रकार से उनके बाल थे कंधे तक। और लेखक जब कुछ समझ पाता उससे पहले वो अंदर चले गए। अब लेखक कुछ समझ ही पाता, उनके बारे में सोचता है कि वो किस प्रकार से और दिख रहे हैं, उससे पहले वो अंदर चले गए। बताया, उसमें आपने एक फ़ोटो देखी होगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में है कि किस तरीके से एक खंबा है, उसके ऊपर उन्होंने अपना हाथ रख रखा है और उनकी ज़ुल्फ़ें जो है वो दिखाई दे रही है ना? तो वही यहाँ आपको बताना है कि किस तरीके से उन्होंने उसको देखा था। ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए, जैसे उन्होंने देखने की प्रयास की, कुछ समझने की कोशिश की, उससे पहले वो क्या हुआ, अंदर चले गए। ठीक है, तो यही आपके पूरे आंसर में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपका आ गया है भरत राम का प्रेम उससे, तो क्या है, हारेहू खेल जितावही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? अब ये आपने लाइन उसमें पढ़ी होगी कि हारेहू खेल जिताही मोही, तो इससे जो हमारे भरत जी है वो क्या कहना चाहते हैं राम जी के बारे में, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या है, यह पंक्ति भरत ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करते हुए
कहा है। सकारात्मक पक्ष मतलब जो भी उनके लिए अच्छा पक्ष है, अच्छे पक्ष जो राम जी है उनके बारे में है कि इसका आशय है कि श्री राम खेलते-खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते थे। अब श्री राम क्या करते थे कि जब वो कोई गेम है जहाँ पे उनको पता चल रहा है कि भरत हारने वाले हैं, लेकिन क्या करते थे राम जो है वो जानबूझ के हार जाते थे और भरत को जितवा देते थे। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वो बताते हैं कि जो राम जी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है और स्नेही मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम हम हमसे जो छोटे भाई हैं उनके, उनसे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र है, वो बता रखा है। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। वो बताते हैं कि उनके भाई जो राम जी हैं, वो क्यों हार जाया करते थे, ताकि अगर जो भरत है अगर वो हार जाएँगे तो उनको किसी प्रकार की निराशा ना हो, इसलिए वो गेम को खुद ही हार जाया करते थे। तो वही बता रखा है इस लाइन में कि हारहु खेल जितावी मोहि, हारता हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे। यही इस लाइन का मतलब है और पूरे में आपको यही एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से राम जी क्या है, अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो क्या करते थे, जो भी गेम जीतते हुए भी वो गेम को हार जाया करते थे, ताकि उनके भाइयों को बुरा ना लगे। ये यही आपके इस आंसर में था, छोटा-सा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्या है मैं जानू निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। अब यहाँ बताना है ये लाइन जो है मैं जानू निज नाथ स्वभाव मतलब मैं अपने नाथ का जो स्वभाव है वो मैं जानता हूँ। तो आपको क्या है इसमें बताना है कि उन्होंने किस भाव के बारे में बताया है राम जी के बारे में भरत ने। ठीक है वो हमें यहाँ बताना है तो हम देख लेते हैं किन किन बातों के ऊपर ध्यान दिया है। इस तरीके से आप लाइन बना दीजिएगा। अब ये आप 12th बोर्ड में है, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या है क्वेश्चन फॉर्मेट लिखने का, आंसर लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, आंसर को आप किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप ये लिख रहे हैं, तो उससे क्या है एक तरीके से आंसर जो है अट्रैक्टिव लगेगा। आपको नहीं पता लेकिन ये छोटी-छोटी बातें क्या है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप इस तरीके से लिख देंगे और फिर उसके बाद पॉइंट स्टार्ट करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है? देखते हैं क्या है राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। बता रखी है कि किस तरीके से जो राम जी है काफ़ी दयालु है और प्रेम से पूर्ण है। उन्होंने क्या किया है बाल्यकाल मतलब बचपन से ही भरत के प्रति जो उनका स्नेह और प्यार है वो हमेशा बना हुआ रहा है। ठीक है? भरत राम के प्रिय अनुज थे। जो भरत है वो राम के प्रिय अनुज यहाँ पे क्या है अनुज मतलब छोटे भाई उनका यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छे छोटे भाई थे। ठीक है? उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए ही कार्य किया है। वो हमेशा क्या करते थे भरत के बारे में ही सोचकर कोई भी कार्य किया करते थे। वह खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति जो है अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। अब क्या है खेल में भी वो कभी अपने जैसे होता है ना कि भाई ऐसे 2 भाई खेल रहे हैं, छोटा वाला जीत रहा है तो बड़े वाले को ईर्ष्या हो रही है या बड़ा वाला जीत रहा है तो छोटे वाले को ईर्ष्या हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। राम जी क्या करते थे जानबूझ के ही जीता हुआ खेल भी हार जाते थे ताकि क्या है उनके छोटे भाई को प्रसन्नता हो। तो वही बता रखा है कि वो कभी भी उनसे अप्रसन्न नहीं होते थे, कभी उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। हमेशा ही राम जी क्या कोशिश करते थे कि भरत जी को हमेशा ही खुश रखे। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। तो यही बोले हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ कि वो उतने अच्छे हैं कि क्या है वो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। वो अपने भाई के लिए जीता हुआ खेल हार जाते हैं। बचपन से ही उन्होंने क्या किया है प्रयास किया है कि मैं क्या है हमेशा ही वो मेरे को खुश रखे, मेरे को प्रसन्न रखे। इस प्रकार का उनका स्वभाव जो है वो है। तो यही यहाँ आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं आपके कुटज चैप्टर से आ चुका है। क्या है कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? अब
कुटिज जो हमारा पौधा है, पेड़ है, उसके बारे में है कि क्या ये सिर्फ जी रहा है, इसके बारे में बताने और उन्होंने प्रश्न जो उठाया है, वो मानवीय जीवन की किस कमजोरियों को बता रहा है। अब कुटज जो है इसकी तुलना की गई है मानव जीवन से, किस प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन में वो खड़ा है जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, उसके विपरीत है वो सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो वहां पे खड़ा है, जी रहा है। तो वही बात यहाँ पे है कि किस प्रकार से ये मानवीय कमजोरियों की ओर दर्शाता है, उसको दर्शा रहा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इस लाइन का मतलब जो है, देख लेते हैं क्या है। केवल जी रहा है, शब्दों से लगता है जैसे कोई मजबूरी में जी रहा है। अब यहाँ कुटज की बात जो है वो बता रखा है कि केवल जी रहा है, किस प्रकार का मतलब हुआ कि वो मजबूरी है, केवल जी रहा है, जी रहा है ऐसा है। तो एक हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छे वे में हम ले सकते हैं, लेकिन केवल जी रहा है मतलब कोई मजबूरी है, इस प्रकार से ये जो शब्द है वो उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कुटज के साथ ऐसा नहीं है, वह तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जी रहा है। अब कुटज की बात की जा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुटज के लिए लाइन बिल्कुल सही नहीं है कि कुटज कुटज जो है वो सिर्फ जी रहा है, ऐसा नहीं है। वो जी भी रहा है और साथ ही में क्या है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जी रहा है, उसके अंदर क्या है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस है जीने का, इस प्रकार से वो जी रहा है। और केवल जी ही नहीं रहा, शान से स्वावलंब के साथ जी रहा है। और सिर्फ ऐसी नॉर्मल ही नहीं है कि जी रहा है, बहुत शान से, बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न से मानव स्वभाव की इन कमजोरियों पर प्रकाश पड़ता है। बहुत से लोग जीना है क्वंकल इसलिए विवशता पूर्व जीते हैं, ये गलत लाइन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा बताने का प्रयास किया गया है कि ये बता रखा है कि मानव जीवन की इन कमजोरियों का उन्होंने बता रखा है कि मानव, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारी सिचुएशन आती है वहां पे हम हार मान जाते हैं कि ये चीज मेरे से अब नहीं होगी, लेकिन कुटज क्या है, उस सिचुएशन में भी खड़ा है जो कि उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो वही हमें बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य क्या करते हैं किसी भी प्रकार की सिचुएशन जहाँ पे वो तुरंत ही निराशा आने लग जाती है तो हार मान लेते हैं, लेकिन कुटज इससे बिल्कुल विपरीत है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वही आपको डिफरेंस यहाँ पे ये बताना था। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। कुटज के जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? अब जिस प्रकार से कुटज जो है वो जीवन जी रहा है, तो हमें कौन सी प्रेरणा प्राप्त होती है? उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है। अब कुटज से मानव किस तरीके से भिन्न है, कौन कौन सी कमजोरी मानव के अंदर है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्या है, कुटज के जीवन जीने की कला से हमें यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें विषम परिस्थितियों में जीने की कला आनी चाहिए। अब ये विषम परिस्थितियां हम किस प्रकार से ले सकते हैं, जो कि हमसे बिल्कुल भिन्न हो, हम जिस परिस्थिति में रहते हो उससे बिल्कुल भिन्न हो, या फिर अलग हो, या फिर बुरी परिस्थिति हो, हम इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। बुरी हो, खराब हो, ये सारे वर्ड क्या है आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। आप जो इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड देख रहे हैं, जरूरी नहीं है आप सेम एज इट इज लिखे, आप क्या करें उसका जो इजी जो मतलब होगा आप उसको भी वहां पे लिख सकते हैं। तो वही बता रखा है कि विषम परिस्थिति, खराब परिस्थिति हम बोल सकते हैं, बुरी परिस्थिति, या फिर भिन्न, जहाँ पे जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उससे बिल्कुल अलग परिस्थिति हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बता रखा है कि कुटज क्या है, एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उसको जीवन जीने की कला आ रही है, लेकिन अब स्थिति किस प्रकार की है, उससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है वो स्थिति। जहाँ पे कुटज को उगना चाहिए वहां से बिल्कुल अलग स्थिति में वो उगा हुआ है। ठीक है, हर हाल में जियो और मस्ती के साथ जियो। अब कुटज हमें ये संदेश देता है कि हम किसी भी हाल में हैं, लेकिन हमें जीना है और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मस्ती के साथ हमें वो जीवन व्यतीत करना है। हमें आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। अब हमें आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, हमें सर कभी नहीं झुकाना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे लिए यहाँ पे हमें ये मतलब बताया गया है। जहां से भी संभव हो अपना प्रायः पाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार से संभव हो तो हमने कोई भी गोल फिक्स कर रखा है वो हमें प्राप्त करना ही चाहिए।
इसके लिए चाहे पाताल की छाती भी क्यों ना भेदनी पड़े, किसी की चापलूसी मत करो, अपने मन पर नियंत्रण करो। अब ये बता रखा है एक तरीके से, हमें यहाँ बता रखा है मनुष्य किस प्रकार से करते हैं। आगे जानने के लिए आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको पोजीशन बढ़ानी है अपनी, तो क्या करते हैं, अपने से सीनियर के साथ चिपक जाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनके आगे पीछे करते रहते हैं, उससे उनको प्रमोशन मिल जाती है। लेकिन कुटज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ बता रहे हैं कि खुद से मेहनत करके उसने क्या किया है, जड़ों जड़ों तक वो गया है, नीचे जमीन के नीचे काफी अंदर तक गया है, खुद से मेहनत की है उसने। तो वही यहाँ बता रखा है कि मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, खुद से मेहनत करना चाहिए, और क्या है, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी के आगे पीछे हमें नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष भावना से ऊपर उठना चाहिए। अब हमें क्या है, ये जो जलन है, यही ईर्ष्या है ना, या द्वेष भावना है, जलन जो है, किसी के प्रति बुरी भावना है, हमें वो अपने मन में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये हमें किससे पता चलता है, कुटज जो एक पौधा है उससे हमें ये बात जो है पता चलती है कि किस प्रकार से वो इतनी कठिनाइयों में भी, विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी रहा है, और साथ ही में काफी मस्ती के साथ जी रहा है। तो मनुष्य को ये सारी शिक्षाएं क्या है, ग्रहण करनी चाहिए कुटज के पौधे से। ठीक है, तो यही आपके पूरे क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वैसे इसमें अगर ये हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि मनुष्य की कमजोरी, किन किन कमजोरियों के बारे में बता रहा है, तो ये सारी कमजोरियों में ही आ जाएगा। क्या है, मनुष्य छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, अपनी उन्नति करने के लिए क्या करते हैं, लोगों की चापलूसी करते हैं। अब क्या है, मेहनत नहीं करते हैं, और हमेशा आत्मसम्मान आत्मविश्वास के साथ भी नहीं रहते हैं। क्या है, तुरंत ही उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। तो वही यहाँ पे कुटज से क्या है, मनुष्य को सीख लेनी चाहिए, ये सारी कमजोरियां मनुष्य के अंदर है, लेकिन यही सारी ताकत क्या है, कुटज हम मनुष्य को सिखाता है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्या है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। अब ये हमें बताना है कि जो प्रकृति के कारण विस्थापन होता है और जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है, उसमें क्या अंतर है, किस प्रकार से ये विस्थापन में क्या अंतर है, किस प्रकार से ये अलग है। तो हम इससे ही हम बात कर रहे थे क्वेश्चन से ही, कि प्रकृति के कारण विस्थापन, यहाँ पे जो प्रकृति के कारण विस्थापन की बात की जा रही है, इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या ले सकते हैं कि बाढ़ आ गया है कहीं पे, ठीक है, उससे जगह खाली करनी पड़ रही है, भूकंप आ गया है, उसकी वजह से जगह खाली करनी पड़ रही है, ठीक है, कुछ और अन्य जो आपदाएं होती है वो आ गई है, उसकी वजह से हमने जगह को खाली किया है। अब यहाँ जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन है, इसकी हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, जो जगहें हैं, घर वगैरह, उसको खाली करवा दे रहे हैं लोगों से, वहां हम फैक्ट्रियां स्थापित करवा दे रहे हैं, उसको इंडस्ट्रियल एरिया बनवा दे रहे हैं जहाँ पे कार्य चल रहा है। तो इन दोनों में आप अंतर देखेंगे, तो ये जो बाढ़ है, भूकंप है, या कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा है, एक समय के बाद यहाँ से चली जाएगी, ये हमेशा के लिए नहीं होती है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाती है। काफी टाइम लग जाए भले ही, लेकिन क्या है, एक उम्मीद होती है लोगों के अंदर कि जब ये चीज यहाँ से हट जाएगी तो हम अपने घर में वापस जा पाएंगे। लेकिन हम जब औद्योगिकरण से कर ले बात, औद्योगिकरण की जो विस्थापन होता है उसकी बात हम कर ले, तो क्या है, जब यहाँ पे क्या किया है, इनके घरों को तोड़कर ही कुछ नई नई चीजों को स्थापित कर दिया गया है। तो लोगों के मन की जो आस होती है कि हाँ, हम अपने घर पे इनके बाद हम यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये आस क्या है, जब ये फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो जाती है तो ये आस भी खत्म हो जाती है। तो वही यहाँ बता रखा है कि इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे वो लोग दोबारा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो दोबारा उसकी ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे मेनली एक्सप्लेन करके समझाना है। तो हम देख लेते हैं क्या है कि बाढ़ या भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तो विस्थापन अस्थायी होता है। अस्थायी क्या है, स्थायी क्या है, जो पूरी तरीके से टिका हो। अस्थायी क्या है, एक समय के बाद वो हट जाएगा। वही यहाँ बता रखा है, आपदा के टलते ही लोग अपने घर लौट आते हैं और वहां पहले की तरह रहने लग जाते हैं। अब बता रखा है कि किस प्रकार से आपदा जब टल जाती है तो लोग वहां पे आ जाते हैं और साथ ही में अपना जीवन दोबारा से आराम से जीने लग जाते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुए लोग सदा सदा के लिए अपने घर परिवेश से अलग हो जाते हैं। अब औद्योगिकरण से क्या है,
उसका जब ये विस्थापन होता है तो लोग क्या है हमेशा के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं। उनकी ज़मीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है, फिर वे कभी अपने घर को नहीं लौट पाते हैं। अब उनके घरों को तोड़ दिया गया है, वहाँ पे क्या है नए-नए उद्योग बना दिए गए हैं, उससे क्या हो रहा है कि अब ये लोग अपने घर पे दोबारा कभी नहीं जा पाएँगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। औद्योगिकरण की आंधी उन्हें घर और परिवेश से उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहा गया है। इन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं हमारे भारत के नए शरणार्थी भी बोलते हैं। अब क्या है लोग औद्योगिकरण के कारण क्या है अपने घर से दूर जा रहे हैं। अब वो घर तो दोबारा नहीं जा पाएँगे क्योंकि वहाँ पे क्या है नए-नए उद्योग बना दिया गया है। तो वो लोग इधर-उधर भटकते रहेंगे। तो हम उनको क्या बोल देंगे आधुनिक भारत के ही शरणार्थी बोल देंगे। वो भारत के ही लोग हैं और भारत में ही शरणार्थी बन चुके हैं। अब शरणार्थी की हम बात कर लें ना तो ये क्या होता है, जैसे कोई लोग रहने के लिए कुछ समय के लिए शरण लेने के लिए आते हैं, उनको हम शरणार्थी बोलते हैं। जैसे बाहर की हम देशों की बात कर लें, वहाँ कोई आपदा आ गई है या कुछ हो गया है, हम वहाँ कुछ लोग क्या है वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, हम लेकर आ रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए जब उनके यहाँ पे आपदा आई है, तो यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएँगे। लेकिन ये वो शरणार्थी है जिनको घर नहीं मिल पाते हैं। तो यही अंतर क्या है औद्योगिकरण की जो हमारा विस्थापन है उसमें और साथ ही में प्राकृतिक विस्थापन है उसमें। तो आई होप आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारा कि यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधित चिंताएं किस प्रकार भिन्न है। तो हमें मेनली यहाँ पे बताना है कि जो यूरोप है और हमारा भारत है उनकी जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो किस प्रकार से अलग है। भारत में आप देखते हैं पर्यावरण में क्या आता है, पोल्यूशन हो गया, प्राकृतिक जो हमारे चेंजेस होते हैं वो आ गए हैं, तो वो सब हम देखते हैं। लेकिन जो हमारा ये भारत है और जो हमारा यूरोप है, तो यूरोप में क्या अलग तरीके से पर्यावरण समस्याएं है वो उत्पन्न होती है वो हम देख लेते हैं क्या है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। अब जो हम देख रहे हैं यूरोप की जो बात की जा रही है तो वहाँ पे प्रश्न ये है कि भूगोल जो हमारा भूगोल है हम पृथ्वी की बात कर ले वो है और जो मनुष्य है किस प्रकार से इनका जो संबंध है वो बना के रखे, उनका संतुलन जो है वो बना के रखे, ये प्रश्न है। जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो मनुष्य है और साथ ही में जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कृति क्या है यहाँ भूगोल की बात की जा रही है। अब संस्कृति क्या है इसके अंदर ही है, ये भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं तभी संस्कृति उत्पन्न होगी ना। तो ये क्या कर रहे हैं जो यूरोप के लोग हैं वो भूगोल के साथ जो है वो संबंध संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में यही प्रश्न क्या है संस्कृति के ऊपर ही उत्पन्न होता है। और दोनों देशों की पर्यावरण संबंधित चिंताओं में अंतर भी है। बहुत ज़्यादा क्या है दोनों की जो पर्यावरण संबंधित चिंताएँ हैं उसमें अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार का अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है यहाँ पे कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है। क्यों और कैसे? अब ये बताना है कि जो हम औद्योगिकरण हो चुका है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो किस प्रकार से जो पर्यावरण है, उस पे संकट डाल रही है, हमें ये बताना है। और ऐसा है या नहीं, हमें ये भी बताना है। तो हम खुद की बात कर ले तो रियलिटी है ना कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण पे औद्योगिकरण क्या है, एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट जो है वो डाल रहा है। ठीक है? तो इसकी हम बात हम कर लेते हैं अभी। तो यही हमसे यहाँ मेनली जो है पूछा गया है कि किस प्रकार से औद्योगिकरण जो है पर्यावरण पे एक बहुत ही जो गहरा छाप है वो छोड़ रहा है, हमें ये यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर कि यह बिल्कुल सच है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का एक जो संकट है उसको खड़ा कर दिया उसके सामने। और साथ ही में औद्योगिकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण पे क्या है औद्योगिकरण ने एक बहुत बड़ा असर जो है वो डाल रही है। अब पर्यावरण में क्या हो रहा है, हम औद्योगिकरण को अपना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम
पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पहाड़ हो गए उसको हम काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण पे दूषण जो है वो हो रहा है। तो यही हमें मेनली यहाँ पे बताना है। फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों का सफाया किया जा रहा है, उद्योग से निकला कचरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इससे वायु, जल, पृथ्वी, ध्वनि, आकाश सभी में प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है हमने किस तरीके से पेड़ पौधे जो है, जंगल जो है, जमीन जो है, हम उसको काट रहे हैं और काट के क्या कर रहे हैं, एक तरीके से खुद का ही जीवन हम संकट में डाल रहे हैं। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही क्या कर रहे हैं, विकास के साथ हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको अपने साथ बांध रहे हैं। तो वही यहाँ पे मेनली आपको इस क्वेश्चन में बताना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर हमें बताना है। जो ये आपने आपने 4 कहानी लघु कथा सुनी होगी, शेर पहचान जो है उसमें से ये हमारा शेर जो है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि किस तरीके से जो प्रमाण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास है। अब यहाँ सबूत की बात नहीं की जा रही है कि सबूत महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विकास है, विश्वास है, सॉरी। तो हमें उस बात को यहाँ पे बताना है कि ये किस प्रकार से हमें जो कहानी है, लघु कथा है, उसके आधार पर हमें बताया गया है। तो देख लेते क्या है। लघु कथा शेर से ली गई इस पंक्ति में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में हमें बताया है। अब यहाँ हमें सीधे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने क्या किया है, राजनीति के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि किस प्रकार से जो राजनीति जो हम देखते हैं ना हमारे समाज में राजनीति हो रही है, जो हमारे नेता है, राजनेता है, किस प्रकार से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो उसी बात को हमें यहाँ बताने का प्रयास किया है। लेखक ने यह मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, किंतु उसे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि शेर के मुंह ही सभी सुखों का अंत है। अब क्या है, लेखक जो है जाता है जंगल में देखने के लिए, तो सभी जानवर क्या है, अपने आप ही अपनी मर्जी से शेर के मुंह में जा रहे होते हैं। तो वो कहता है जानवरों को कि वो उसके अंदर उसको विश्वास नहीं है कि शेर के अंदर क्या है, ऐसा कोई दफ्तर है या ऐसी कोई जगह है। लेकिन जानवर क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर ही, उसके मुंह के अंदर ही क्या है, सभी सुखों का रास्ता है। ठीक है, शेर का मुंह हिंसा का प्रतीक है। अब बता रखा है जो शेर का मुंह है एक तरीके से हिंसा का प्रतीक है, हमारी जो राजनीति है उसका प्रतीक है। ठीक है, यह सभी जानवर जानते हैं, किंतु केवल विश्वास दिलाने पर वे स्वेच्छा से मुंह के अंदर जा रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि शेर के मुंह के अंदर जाने के बाद क्या है, उनका नुकसान ही होगा। लेकिन जब एक जानवर दूसरे जानवर को विश्वास दिला रहा है, उस वजह से क्या कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार उस शेर के मुंह में जा रहे हैं। वैसे हमें बता रखा है कि किस प्रकार से हम यहाँ पे राजनीतिक दल देखते हैं, नई नई पार्टियों को देखते हैं, हम एक के मुंह से दूसरी पार्टी के बारे में सुनते हैं, एक के मुंह से उसी पार्टी के बारे में सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर हम ऐसी सरकार स्थापित कर देते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं होती है। तो वही बात हमें इसमें बताने की कोशिश जो है वो की गई है। आज का सत्ताधारी एवं राजनीतिक वर्ग भी सर्वप्रथम लोगों का विश्वास हासिल करना चाहता है। आज के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से आजकल की जो हमारी राजनीतिक पार्टी है वो किस प्रकार से लोगों के मन से खेल रही है, उनको अपने झांसे के अंदर लेकर आ रही है। पश्चात उसका शोषण करता है जिसका पता जनता को नहीं चलता है। अब क्या है, उसने जब वोट लेना होता है तो आप देखते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें होती है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हम ये चीजें स्थापित करवा देंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, जब हमें वोट प्राप्त हो जाता है, हम उनको वोट क्या करते हैं, दे देते हैं, वो जीत जाते हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अंत में क्या होता है, वो हमारा शोषण एक प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि जो जो वादे उन्होंने किए थे उस वादे पर कभी अमल वो करते ही नहीं है। ठीक है, वह अंत तक यही सोचती है कि सत्ता पक्ष उसके हित के लिए काम करती है। अब अंत तक हमें यही लगता है जो सत्ताधारी पक्ष है, मतलब जिनको हमने सत्ता में लाया है, अपना राजनेता चुना है, हम लोगों को यही लगता है वो कुछ ना कुछ कार्य हमारे लिए कर रही है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी कार्य वो कर रही है उसमें उनका हमसे कई ज्यादा फायदा होता है। तो वही ये जो हमारा शेर, जो हमारी लघु कथा है, उससे हमें बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से आजकल के जो राजनेता है हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं शेर के जैसे, और हम जानवरों के जैसे उन पर विश्वास करके क्या करते हैं, खुद ही उनके मुंह में चले जाते हैं और अंत में हमारा ही नुकसान होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है पहचान, जो हमारी लघु कथा है उसमें से लिया गया है कि किस प्रकार से जो राजा होता है वो लोगों की पहचान को छीनता है, वो हमें यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि उसके बारे में इसका प्रतिपाद्य, मतलब मूल जो है, इसका जो निष्कर्ष हमें निकलता है वो क्या है। मेनली हमें यहाँ पे ये पूछा गया हमसे इस प्रश्न में। तो क्या है, पहचान कथा का प्रतिपाद्य यह है कि राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। अब जो राजा है वो क्या चाहता है, जो बहरी हो, अगर वो उसके बारे में कुछ बोले प्रजा के बारे में तो वो ना सुने, गूंगी हो, कुछ उसको उल्टा जवाब ना दे सके। यही सारी बातें यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरीके से उसको ऐसी प्रजा पसंद आ रही है जो कि बहरी है, गूंगी है और अंधी है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती है। अब क्या है, वो कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसको ऐसी प्रजा जो है पसंद आती है कि जिसको वो ऑर्डर दे और उसकी सारी बातें क्या है वो बिना कुछ बोले ही मान ले। ठीक, कहानी में इस यथार्थ की पहचान कराई गई है, इसी के बारे में हमें बताया गया है, मेनली सच के बारे में, कि प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब क्या है, ये बता रहा है लोगों को, ये बता रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रजा कैसी चाहता है कि वो सब चीज उनसे हड़प ले और प्रजा उसको कुछ ना कहे। तो वही बात यहाँ बताने के प्रयास किया गया है कि किस तरीके से राजा जो है विकास के बहाने क्या कर रहा है, लोगों को जो फायदा है वो उठा रहा है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलाने में रहता है, यही उसकी सफलता का राज है। अब बता रखा है राजा राजा किस तरीके से बना हुआ है। अब जनता को क्या है, वो साथ में नहीं आने दे रहा है, कि जनता को जब पता चलेगा कि जो राजा है इतना दुष्ट है, बुरा है, तो उसके खिलाफ प्रश्न करेगी। इस वजह से क्या कर रहा है, वो लोगों को अलग अलग रख रहा है और ऐसी प्रजा को पसंद कर रहा है जो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। इस वजह से क्या है, उसको जो सत्ता है वो मिली हुई है। तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चार हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये चार हाथ जो हमारी कहानी है उसके बारे में, इसका मूल जो है, निष्कर्ष जो है वो हमें बताना है। तो इसकी क्या बात की गई है, यहाँ पे एक व्यापारी की बात की गई है, तो जो किस प्रकार से लालची है और चाहता है कि जो ज्यादा से ज्यादा माल हो, जो है मुनाफा उसका हो, वही यहाँ पे हमें बताना है। तो देख लेते हैं क्या है। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कि हम किस प्रकार के आज के टाइम में हम देखते हैं कि मजदूर जो लोग है उसका शोषण किस प्रकार से हो रहा है, वो हमें जो चार हाथ कहानी है इसके माध्यम से पता चलता है। पूंजीवादी भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाते हैं। अब यह जो पंगु वर्ड है इसका मतलब क्या है, कि बेवकूफ बना रहे हैं उनको, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो है उसका यूज कर रहे हैं और मजदूरों को बेवकूफ बना रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। अब क्या है, बहुत सारे तरीके ऐसे ढूंढते हैं जिससे मजदूरों को जो बेवकूफ है वो बनाया जाए, अंत में उनसे अपना मतलब भी निकलवा लेते हैं और जो ये जो उन्होंने बेवकूफ बनाया था उस चीज को भी बिल्कुल हटा देते हैं, साफ कर देते हैं कि मजदूरों को उसके बारे में पता चलता ही नहीं है। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वह तो मिलके कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए विवश है। अब बता रखा है कि मजदूरों की स्थिति इतनी खराब है कि वो क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ वो एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। उनकी स्थिति कैसी हो गई है, मिल के कलपुर्जों में बन गए हैं, मतलब कि इस तरीके से उनको काम करना पड़ रहा है घड़ी के पुर्जों के जैसे, वही बताया है यहाँ पे। और ये काम करने के लिए वो विवश है, उनको ये काम मजबूरीवश करना पड़ रहा है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। अब जैसी स्थिति मजदूरों की है, तो वो बता रखा है कि किस तरीके से जो आज के बड़े बड़े औद्योगिक पति है वो किस प्रकार से जो उनके कर्मचारी है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका यूज करते हैं और अंत में उनका क्या है, यूज करके छोड़ देते हैं। वही बात हमें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, साझा कथा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो साझा कहानी हमें इसका मूल जो है वो बताना है। तो क्या है, साझा कथा में उद्योग पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पादनों पर जमी हुई है।
ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि साझा में क्या है कि उद्योग पर कब्जा जमाने के बाद अब पूंजीपति जो है वो क्या कर रहे हैं, किसानों की जमीन पे अपनी नजर डाल रहे हैं, वहां पे अब वो उत्पाद करना चाहते हैं। ठीक है, वह किसान को साझा खेती करने का लालच देता है और उसकी सारी फसल जो है वो हड़प लेता है। अब वो क्या बोलता है कि हम साझा कृषि करेंगे, तुम यहाँ उत्पाद करो और फिर ये उत्पाद हमें भेजना और ये हम बड़े स्तर पर भेजेंगे। इस प्रकार से वो साझा काम करने की बात तो करते हैं, लेकिन अंत में क्या करते हैं, वो किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर देते हैं। ठीक है, किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। अब क्या है, अब धीरे धीरे यहाँ हाथी बता रखा है, हाथी किसकी बात की गई है, पूंजीपति की बात की गई है, यहाँ पे जो हाथी वर्ड का यूज किया गया है। तो वही है कि किस प्रकार से बता रखा है कि जो किसान है, जो भी पूंजी उसकी एकत्रित होती है, क्या है, उसको पता भी नहीं चलता कब उसके हाथों से निकलकर किसी और के हाथ में चली जाती है। यह हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसान को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत को डकार जाता है। तो वही बता रखा है कि किस तरीके से जो पूंजीपति लोग हैं वो किसानों का फायदा उठाते हैं, उनसे कृषि भी करवाते हैं, जो पूंजी आती है उसको भी ठग लेते हैं और फिर अंत में क्या है, इनको ऐसे ही बेबस छोड़ देते हैं। तो यही इसका प्रतिपाद्य था। जरूरी नहीं है आपसे प्रतिपाद्य ही क्वेश्चन पूछे, आपसे अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसी आंसर में आपकी पूरी कहानी छिपी हुई है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगर अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से आप उसका आंसर दे देंगे। मूल जरूरी नहीं आपसे पूछे, आपसे अलग तरीके से पूछ सकता है कि किस प्रकार से जो लालच है उसको दर्शाता है हमारी जो साझा कहानी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर किसान और जो हाथी है उन्होंने किस प्रकार से साझा कृषि कर रखी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तब भी यही आंसर आएगा। तो आपको क्या है, इस तरीके से ध्यान रखना है, आप जो चीजें सुन रहे हो उसको समझ रहे हो तो आपको बातें क्या है ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ये संवदिया से हमारा कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है। अब हमें यहाँ बताना है, जब जलालगढ़ वो पहुंच गया बड़ी बहुरिया का संवाद लेके, उसके बाद जब वहां से वापस आया तो उसने कौन कौन से कथन जो है बड़ी बहुरिया को कहे थे और उसकी कौन सी विशेषता उत्पन्न होती है, जो हरगोविंद है संवदिया उसकी कौन कौन सी विशेषता उत्पन्न होती है, हमें वो बताना है। ठीक है, क्या है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि वह उसे कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। अब उसने ये संकल्प लिया, वो बड़ी बहुरिया की काफी इज्जत करता था, वो चाहता था कि उस गांव से ना जाए, इसलिए उसने ऐसा कहा कि अब क्या है, पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि अब उसको किसी प्रकार का कष्ट जो है वो ना हो। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा, बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है। वो बताता है कि बड़ी बहुरिया जो है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि अगर वो वहां से जाएगी तो उनके गांव की इज्जत भी वहां से चली जाएगी, इसलिए वो चाहता था कि जो बड़ी बहुरिया है उस गांव से ना जाए। ठीक है, अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्य निष्ठा स्वामी भक्ति भावना उद्घटित होती है, उसके चरित्र और अधिक मजबूत बनता है। अब यहाँ बता रखा है कि ये जो सारी बातें उसने बोली उससे कौन सा जो भाव है उसका पता चलता है, तो क्या है, कर्तव्य निष्ठा, जो भी कार्य है उसका कर्तव्य है उसको करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है। और साथ ही में स्वामी भक्ति, वो किस प्रकार से अपना स्वामी है, अपने से बड़े की किस प्रकार से जो आज्ञा है उसको मानता है, पूरा करता है, वो बात हमें यहाँ पे संवदिया के बारे में पता चलती है। ठीक है, तो आपको आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो घड़ी के पुर्जे है उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन। तो क्या है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का ही दृष्टांत क्यों दिया है। तो ये बताना है कि लेखक ने हमें धर्म के बारे में बताने का तो प्रयास किया है, लेकिन उसमें उसने घड़ी को ही इंपॉर्टेंट रोल क्यों दिया है, हमें मेनली यहाँ पे ये बताना है। तो क्या है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया है, क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना मानकर, अब उन्होंने घड़ी का यूज इसलिए किया है यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ घड़ी का यूज मतलब सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि टाइम देखने के लिए हम उसका यूज करें, उसका एक अलग मतलब निकाल रहे हैं, क्या, घड़ी को खोलकर देखना, उसकी साफ सफाई,
कल पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करना, ये भी इसमें आएगा। मतलब यहाँ धर्म की बात इसलिए की गई है, हम लोग क्या है, हम आम लोग हैं, हमें घड़ी बनाना नहीं आता है, ठीक, लेकिन जो घड़ी साजी जानते हैं वो तो घड़ी को खोल भी सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, उसकी सफाई भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने धर्म गुरु के बारे में एक घड़ी का एग्जाम्पल लेते हुए बोला है कि धर्मगुरु क्या करते हैं, खुद को बोलते हैं कि हाँ, हमने सारे धर्म की पूरी ग्रंथ जो है वो पढ़ रखी है, लेकिन वो लोगों को उसके बारे में नहीं बताते हैं। तो लेखक वही बोलना चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को मत बताओ जिसको इसके बारे में नहीं पता है, जिन्होंने घड़ी साजी नहीं सीखी है, लेकिन जो इसका इम्तिहान पास करके आए हैं, कम से कम आप उसको तो बता ही सकते हैं इसके बारे में। तो वही यहाँ पे जो लेखक ने है घड़ी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हुए हमें धर्म के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि रोगियों तथा आम लोगों के प्रति गांधी जी का व्यवहार अच्छा था? अब ये जो हमारा गांधी नेहरू जो है उस चैप्टर से आ चुका है कि गांधी जी जो है उनका व्यवहार किस प्रकार से जो आम लोग हैं उनके साथ अच्छा था। हमें किस पॉइंट पे पता चलता है कि वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें यहाँ पे मेनली वो बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। गांधी जी बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति है, रोगियों की सेवा करना और अपना धर्म समझते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो गांधी जी वो काफी अच्छे हैं, उनका हृदय क्या है, काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, उनका वो अपना धर्म समझते हैं लोगों की सेवा करना। बालक के पेट में जब दर्द असहनीय हो उठा, वह सिर्फ बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था। अब यहाँ पे एक बालक की बात की गई है जिसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वो किसी और से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था, वो सिर्फ क्या चाहता था कि बापू आए और सिर्फ वो उसका इलाज करे। बापू के स्नेह और सेवा से वह ठीक हो गया। अब बापू जैसे ही आया, उसका स्नेह किया, सेवा किया, वो ठीक हो गया। गांधी जी रोगियों की मनस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। अब जैसी रोगियों की मनोस्थिति होती है, मन की दशा होती है, गांधी जी क्या करते थे, उसको तुरंत ही भाप लिया करते थे और उसी प्रकार से उसका उपचार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे, वे उसके पास आ जाते थे और देखभाल करते थे। इन उदाहरणों से गांधी जी के उच्च व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। ठीक है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे यहाँ बता रखा है, तपेदिक का रोगी, ये सब जो रोग है वो बता रखा है कि फैलने वाली बीमारी होती है। तो लोगों के मन में ये था कि अगर हम उसके रोगी के पास जाएंगे तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी, तो कोई लोग उनके पास नहीं जाते थे, लेकिन गांधी जी क्या करते थे, स्वयं उनके पास जाके उनकी सेवा करते थे। तो वही बता रखा है कि जो उनका बिहेवियर था वो लोगों के साथ कितना ज्यादा अच्छा था, कितना ज्यादा प्रेम से पूर्ण था। तो यही आपके पूरे क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी चैप्टर से हमारा कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। तो ये ऐसा क्यों था, हमें मेनली इसमें ये बताना है। तो क्या है कि साम्राज्यवादी शक्तियां कई देश पर अन्याय कर रही थी और उन्हें अपने अधीन करना चाहती थी। अब जो साम्राज्यवादी शक्तियां है वो क्या करना चाहती थी, लोगों को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों का अन्याय का शिकार था। अब भारत भी क्या है, फिलिस्तीन में भी साम्राज्यवादी शक्ति जो है, ब्रिटिश जो है उसका राज था और उस टाइम भारत पे भी क्या है, उसका कब्जा हो रखा था। दोनों ही क्या थे, साम्राज्यवादी जो शक्ति है उसके अन्याय से घिरे हुए थे। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले के साथ वह सहानुभूति रखता था। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे तथा उन्हें भी जो आंदोलन है उसका समर्थन देना चाहते थे। मतलब कि दोनों की सिचुएशन क्या है, एक जैसी थी। तो होता है ना कि जो एक जैसी सिचुएशन में हो तो फ्रेंड बन जाते हैं, तो वैसे क्या है, भारत और फिलिस्तीन भी दोस्त बन चुका था। वही बता रखे यहाँ पे। और क्या है, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, भारतवासी और फिलिस्तीन ने क्या किया है, मिलकर आंदोलन भी किए हैं और आंदोलन का समर्थन भी किया है। इसी संघर्ष में यासेर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना था। अब यही आंदोलन में क्या है, जब उन्होंने गांधी जी को देखा कि वो लीडर की तरह किस प्रकार लोगों का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अपना आदर्श मान लिया, अपना जो मॉडल है वो मान लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं।
बालक की प्रवृत्तियां का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। अब ये बालक बच गया उस चैप्टर से, हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो बालक है उसकी सिचुएशन ऐसी है, जो राइटर है उसको देख के लग रहा है कि उसकी बहुत सारी इच्छाओं का गला घोटा जा रहा है। तो वही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो क्या है, बालक जब वार्षिकोत्सव के मंच पर खड़ा था तब उसका मुंह पौला, आंखें सफेद, दृष्टि भूमि से उठी नहीं थी। अब उसकी स्थिति ऐसे जैसे बीमार बच्चा नहीं होता, आंखें नीचे हो, ऊपर नहीं उठ रही हो, शरीर का कलर अलग हो चुका हो, इस प्रकार से उसकी स्थिति हो रखी थी। जब बालक को इनाम मांगने को कहा गया तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। अब क्या किया, बालक से बहुत सारे पहले तो ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसका सवाल जवाब देने के लिए उसकी उम्र के बच्चे क्या है, काफी छोटे हैं। तो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए जिसका आंसर उसने दे दिया बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जब अंत में उसको क्या किया, इनाम मांगने की बात की गई, तो क्या है, जैसे लग रहा था कि उसके मन में बहुत युद्ध चल रहा है कि मैं क्या चीज मांगू, जो मेरे बड़ों ने बोला है वो, या फिर जो मेरे मन में चल रहा है वो। तो वही बता रखा है कि किस प्रकार से विलक्षण मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो रंग है वो उत्पन्न हो रहे थे, बहुत अलग अलग तरीके के भाव जो है वो उत्पन्न हो रहे थे। कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस दशा से पता चलता है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। अब जिस प्रकार से उसकी स्थिति थी, वो ना बोल पा रहा था ना कुछ कह पा रहा था, तो उसी से पता चलता है कि किस प्रकार से जो उसकी जिंदगी है कितनी मजबूरियों से चल रही है, कि किस प्रकार से जो जो एक बच्चे के मन में चलता है उसका गला जो है वो घोटा जा रहा है। जैसे आपने देखा अंत में बच्चे ने क्या लड्डू मांगा था, तो लेखक को ये काफी अच्छा लगा था कि जो लेखक का बचपन है वो बच चुका है, इसलिए क्या है, इस लघु कथा का नाम बालक बच गया इस प्रकार से रखा गया है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को बता रखा है, ये लाइन है, ये हमें एक्सप्लेन करनी है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखते हैं, कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है, वह उससे प्रेम करता है, वह उससे मिलना चाहता है। कवि क्या है, वो प्रेम करता है उससे और उससे मिलना चाहता है, परंतु वह कोई उत्तर नहीं देती है। कवि मरणावस्था स्थिति में पहुंच चुका है, अब कवि की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और क्या है, उसे लगता है कि कभी भी उसका प्राण निकल सकते हैं। अब कवि की स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि उसको लगता है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। वह अपनी प्रेमिका सुजान तक यह दिशा पहुंचाना चाहता है कि उसके दर्शनों की इच्छा में ही उसके प्राण अब तक अटके हुए हैं। अब क्या है, वो इसलिए जिंदा है अभी क्योंकि वो अपनी प्रेमिका सुजान को देखना चाहता है। तो ये वहां बताया गया है, इसीलिए वह आकर उसको दर्शन दे दे। अब कवि इसलिए बोला है ये लाइन कि कवि ने चाहत चलन ये संदेश सुजान को, मतलब ये मेरी चाहत है कि ये जो संदेश है सुजान तक पहुंच जाए, कि बस मैं उसको देखने की इच्छा में ही अभी तक जीवित हूँ, वरना अभी तक मेरे प्राण कब के निकल चुके होते, इसलिए ये लाइन को कहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये वसंत आया कविता में कवि की कौन कौन सी चिंताएं जो है उत्पन्न हो रही है वो हमें मेनली यहाँ बताना है। तो क्या है कि कवि की चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से नाता जो है वो टूट चुका है। आज का जो हमारा मनुष्य है, हम देखते हैं प्रकृति से किस प्रकार हमारा रिश्ता अलग हो चुका है। पहले के टाइम पे पेड़ पौधे थे, हम क्या करते, इंटरेस्ट लेते थे उन सब चीजों में, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि लोग अपनी ही लाइफ में बिजी है, अपनी टेक्नोलॉजी भरी लाइफ में बिजी है, उनका शेड्यूल इतना भरा हुआ रहता है कि वो खुद के लिए टाइम कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब ऋतुओं का आना अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। कवि को वसंत ऋतु का आना भी कैलेंडर से ही पता चलता है। अब वो बता रहे हैं कि अब की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब हम प्रकृति को देखकर, मौसम को देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी ऋतु आ रही है। अब हमें कैलेंडर देख के त्योहार के बारे में, ऋतु के बारे में, इन सब के बारे में पता चलता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली प्रकृति से प्राप्त होने वाली आनंद से हमें दूर कर दिया है। व्यवस्था के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का पता ही नहीं चलता है। आजकल का हमारा जीवन इतना वो हो चुका है, हम देख रहे हैं ना, हम कितना बिजी लाइफ जी रहे हैं कि हम क्या करते हैं, अपनी प्रकृति से जुड़ाव जो है वो अब महसूस नहीं करते हैं। वृक्षों से गिरते पत्ते, कलकती कोयल, फूलों के खिलने, शीतल वायु के बहने व पलाश के जंगलों से मानव कोई
को कोई भी मतलब नहीं रह गया है। अब प्रकृति की जो चीजें हैं, यहाँ पे सारी जो ये चीजें बता रखी है प्रकृति से जुड़ी हुई है। अब मानव बता रहे हैं कि लेखक जो है कि वो मानव को अब इन सब चीजों से कोई मतलब रह ही नहीं गया है। मानव अपने जीवन में पूरी तरीके से जो है उलझ चुका है। तो वही बता रखी है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति मानव है उसका प्रकृति के साथ जो संबंध है वो खत्म होता जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने स्नेह भरा गर्व भरा मतदाता क्यों कहा है। अब ये दीप अकेला जो हमारी पोयम है उसमें से आ गई है कि उन्होंने ये जो लाइन है स्नेह भरा गर्व भरा एवं मतदाता, ये लाइन क्यों बोली है वो हमें यहाँ बताना है। तो दीप अकेला से आशय यहाँ व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत सत्ता से है। अब यहाँ पे जो दीप अकेला जो हमने ये लिया है, शब्द लिया है, इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत सत्ता से इसका मतलब जो है वो जुड़ता है। दीप को यह एक सर्वगुण संपन्न मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। अब ये जो दीप है हमारा सर्वगुण संपन्न मनुष्य, मतलब जो मनुष्य के एक हम बोल सकते हैं ना फॉर्म होता है उसमें बिल्कुल फिक्स बैठता है। इस व्यक्ति में स्वतंत्रता, मौलिकता और रचनात्मक की अद्वितीय विशेषताएं हैं। अब ये द्वीप के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि एक संपूर्ण मनुष्य के अंदर होती है। इसे अंधकार से लड़ने की शक्ति भी है। इसके अंदर क्या है, अंधकार से भी ये आसानी से लड़ सकता है, परंतु अपनी शक्ति और गुणों और अहंकार के कारण मद भी है। मतलब बता रखा है कि इसके अंदर इतनी शक्तियां है लेकिन उस शक्तियों के कारण क्या है, उसके अंदर अहंकार भी आ चुका है। तो यही हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्नेह भरा भी है, गर्व भरा भी है और मतदाता। यही लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है कि गर्भ में अपने चून है, पूरा स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम है उसके अंदर, लेकिन उस प्रेम का घमंड भी उसके अंदर है। तो यही हमें इस पूरे क्वेश्चन में बताना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यह द्वीप अकेला पर इसको भी पंक्ति तो दे दो आधार पर हमें व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। ये बता रखा है इस लाइन में, मतलब ही हमें बताना है कि यह द्वीप अकेला है, इसको पंक्ति तो दे दो। इस लाइन का हमारा क्या जो अर्थ है वो निकल के आता है वो हमें मेनली यहाँ बताना है। क्या है, संध्या के समय समुद्र में एक बूंद का उछलना और फिर उसी में विलीन हो जाना क्षण के महत्व को प्रतिपादित करता है। ठीक है, अब जो हम बूंद हमने ये जो कहानी देखी थी वो बूंद जो है इससे निकल के बाहर आ रही है, क्षण भर के लिए बाहर आ रही है, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। वो उससे पहले क्या थी, समुद्र में थी, लेकिन अब जब वो बाहर निकली है तो एक बूंद के रूप में निकली है, तो इसका अस्तित्व क्या है, बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, बूंद एक क्षण में ही सूरज की लाल रोशनी में रंगकर चमक उठती है। इसी प्रकार विराट की निराकार सत्ता के समक्ष मानव के लघु जीवन में मधुर मिलन के प्रकाश से प्रतिपाद और जो क्षण आते हैं वही इसे नश्वरता के बोध से मुक्त करते हैं, आत्मबोध से भर देते हैं। अब ये बता रखा है, ये समाज के बारे में बात है कि बहुत लोगों की भीड़ में से कोई व्यक्ति खुद को बाहर निकाल रहा है, निखर रहा है, अपनी जो कौशल है उसको सामने लेकर आ रहा है, तो उसका जो नश्वरता का जो दाग है उसके अंदर कि वो कोई कार्य नहीं कर सकता, लोगों के बीच में ही रहता है, वो दाग क्या है, हट जाता है और साथ ही में उसके अंदर आत्मबोध मतलब आत्म की जो शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये कार्नेलिया के गीत से आपका कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। कार्नेलिया के गीत में आपने देखा है कि भारत की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, तो हमें वही बताना है कि किन किन विशेषताओं को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। क्या है, भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है, ये एक विशेषता बता रखी है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। अपरिचित मतलब जिसको हम जानते नहीं है। आज के टाइम की तो हम ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन पुराने टाइम की ये बात हो रही है कि हम उस टाइम क्या था कि लोग इतना विश्वास करते थे एक दूसरे पे कि जो अपरिचित लोग होते थे जिनको हम जानते भी नहीं थे उनको भी अपने घर में पनाह दे देते थे। ठीक है, तो ये भी भारत की विशेषता में आएगा। फिर यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। अब यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो क्या है, अद्भुत है, मतलब वो आंखों को एकदम होता है ना कि कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाती है, अद्भुत है, बहुत ज्यादा सुंदर है और साथ ही में अद्वितीय मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है इतना ज्यादा अच्छा है।
यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, प्रेम है, तो वही बता रखा है कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत सारी भावनाएं जो है वो है। फिर भारत की संस्कृति महान है, ये भी बता रखा है कि जो भारत की संस्कृति है बहुत ज्यादा महान है, जो बाहरी लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो यही सारी बातें क्या है भारत की विशेषता में यहाँ पे बताई गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। तो ये जो उड़ते खग और बरसाती बादल जो शब्द है इसका हमने यूज किया है यहाँ पे, तो उसका क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो क्या है, उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। अब उड़ते खग जो है जो हमारे है अप्रवासी लोग जो कि बाहर से आए हुए हैं, उड़ते खग ऐसे इसका हमने क्या है शब्द का मतलब निकाला है, जो कि अप्रवासी लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। अब कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वे हमारा देश भारत ही है। मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कि बाहर से जो भी अप्रवासी आकर भारत में शरण ले रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे शरण ले रहे हैं वो हमारा भारत देश ही है। ठीक है, अर्थात भारत भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। मतलब भारत क्या है, बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय भी देता है। भारत लोग को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी जो प्राप्त है वो होती है, और यह भारत की विशेषता है। अब लोग क्या है बाहर से आ रहे हैं तो क्या है अपनत्व की भावना भारत के अंदर इतनी ज्यादा है कि उनको क्या है यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो लगता है। बरसाती आंखों के बादल, अब इसका मतलब क्या है कि पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। अभी बता रखा है कि किस तरीके से भारत के लोग जो है बाहरी लोगों के दुख के बारे में सुनते हैं तो उससे भी दुखी हो जाते हैं, मतलब उनकी भावना को अपने में खुद में महसूस करते हैं। ठीक है, वह दुखी आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। अब वो जो दुख है वो आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्या है, मैंने भ्रमवश जीवन सचिंत मधुकर्णियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है हमें यहाँ पे कि ये जो लाइन है इसका क्या अर्थ है, क्या भाव से बोला जा रहा है, हमें ये स्पष्ट करना है। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय किया गया है। वेदना यहाँ पे क्या है, दर्द जो है उसका हमें यहाँ पे परिचय है वो करवाया गया है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठी परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई भी स्थान नहीं था। वो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती थी जो कि उसके लिए मतलब उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। जब देवसेना को इस सत्य का पता चला तो उसे बहुत ही दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीती पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की अभिलाषाओं, रुचि और भिक्षा को लुटा दिया। तो अंत में जब उसको यह एहसास होता है कि वो उस चीज को पाने का प्रयास कर रही थी जो चीज उसको नहीं मिल सकती, लेकिन उसको पाने के प्रयास में उसने क्या किया, अपने जीवन भर की जितनी भी जमा पूंजी थी उसको लुटा दिया। इसीलिए उसने जो ये भाव है, ये जो लाइन है उसको कहा है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकर्णियों की भीख लुटाई, कि जीवन भर का जितना भी उसका जो भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, उस सबको क्या किया, उसने त्याग दिया। ठीक है, तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। ये हमें शब्द का जो मतलब है वो हमें बताना है क्वेश्चन में कि जो आशा है उसको बावली क्यों कहा गया है। तो क्या है, आशा बहुत बावली होती है परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे यहाँ पे सॉरी, यहाँ आशा बहुत बलवती है। ये है कि आशा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, ये बावली भी है। क्यों, आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। अब क्या है, मैंने अपने मन में कोई आशा बना रखी है कि कोई मेरी सहायता करेगा, कोई हेल्प करने के लिए आएगा, तो मेरे अंदर एक उम्मीद है कि कोई मेरे को मदद करने के लिए यहाँ आएगा। लेकिन क्या है, वो व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा, तो अंत में क्या होगा, मैं ये सोचती सोचती उसी स्थान पे रह जाऊंगी और अंत में यही निकलेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया उस चीज के लिए। तो एक तरीके से आशा जो है वो बावली ही बना देती है। तो यही यहाँ पे हमें ये बताने का प्रयास किया गया है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है।
वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे। अब यहाँ बता रखा है चैप्टर के हिसाब से कि किस तरीके से जो प्रेम है वो आशाओं को और बावली बना देती है कि हम उसको पा लेंगे, लेकिन अंत में हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम करता है या नहीं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्या है। वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है, यही कारण है कि आशा को बावली कहा गया है। अब वो आशा में इतना डूब जाता है कि उसी के सहारे अपना जीवन यापन करना चालू कर देता है, इसीलिए यहाँ पे आशा को बावली भी बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। ये सरोज स्मृति से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरोज का विवाह है अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग था, वो हमें यहाँ बताना है। तो क्या है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। ये सारी चीजें क्या है उसके विवाह में नहीं थी, शोर शराबा चमक धमक ज्यादा लोग ये सब उसके विवाह के अंदर नहीं थे। ठीक है, सरोज का विवाह बहुत ही सादे तरीके से हुआ था, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका विवाह जो है वो हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदार मित्र तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि वह यही परिवार के कुछ लोगों के मध्यम ही संपन्न हुआ था। अब उसके विवाह में क्या है, जो नात रिश्तेदार है उसको नहीं बुलाए गए थे, सिर्फ क्या है उसके परिवार के जो कुछ सदस्य थे उनको ही रखा गया था। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। यहाँ पे क्या है, संगीत मेहंदी जैसी जो कोई भी रस्म है वो नहीं हुई थी। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए थे, ना लोगों का तांता लगा था। अब क्या है, विवाह में आप देखते हैं विवाह तो एक ऐसा समारोह होता है जहाँ पे शोर शराबा होता है, लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। लेकिन सरोज का विवाह अलग इसलिए था क्योंकि ना इसमें कोई रस्म हुए, ना लोग थे, ना गीत गाना हुआ, ना कुछ ऐसी कोई चीज हुई जहाँ पे पता चल रहा हो कि विवाह हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से काफी भिन्न था। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या तात्पर्य है। अब ये खाली कटोरों की बात की जा रही है, तो इसमें बसंत आया से हमें ये लिया गया है जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्या है कि खाली कटोरे में बसंत का उतरना, इसमें क्या हमें जो अर्थ है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भिखारियों की बात की गई है कि किस प्रकार से भिखारी के कटोरे में बसंत उतर रहा है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो हम देख लेते क्या है। खाली कटोरे में बसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। ठीक है, अब खाली कटोरे में बसंत आ रही है, मतलब कि भिखारियों को भीख जो है वो प्राप्त हो रही है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी, इससे पहले उन्हें भीख नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि गंगा घाटी में भिखारी की भिक्षा उम्मीद पर आंखों बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें भिक्षा पात्र खाली होते थे। अब क्या है, बसंत आ गया है, लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे, मंदिरों में आने लग जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भिखारी है उनके कटोरे में बसंत उतर गया है। लेकिन इससे पहले की बात की जा रही है, उससे पहले क्या था, भिखारियों के कटोरे बिल्कुल खाली थे, जिससे हमें पता चलता है कि लोग क्या थे उस टाइम मंदिरों में उतना आगमन जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी, लोगों ने उन्हें भिक्षा दे रहे थे। अब क्या है, घाट पर भीड़ बढ़ने लगी बसंत के आने से, और लोग क्या है भिखारियों को भिक्षा देने लग गए। भिक्षा मिलने में उनके खाने पीने संबंधित चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। कुछ टाइम के लिए, जब जैसे बसंत आया है तो बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, तो लोग मंदिरों में जाते हैं। तो वही बता रखा है कि कुछ टाइम के लिए क्या है, उनका जो खाने पीने का इंतजाम है आसानी से हो जाएगा। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरे में बसंत उतरना कहता है। ठीक है, तो इसी स्थिति को क्या बोल रहा है कवि कि खाली कटोरे में बसंत जो है वो उतर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है। तो ये दिशा कविता से लिया गया है ये क्वेश्चन कि जब बच्चा बोल रहा है कि उधर की तरफ है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, वो हमें यहाँ पे समझाना है कि बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ती जा रही है। अब लेखक ने उससे क्या पूछा था कि तुम्हें हिमालय की दिशा पता है, तो बच्चे ने क्या बोला कि जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है उस तरफ उसने इशारा कर दिया। तो वही लेखक बता रहा है कि उधर उधर का अर्थ क्या है, हमें यहाँ पे वो समझाना है। तो क्या है कि बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही है, जहां उसकी पतंग उड़ रही है उसी दिशा में जानता है कि हिमालय की दिशा है, दिशा का ज्ञान नहीं है।
क्या है, उसको दिशा के बारे में तो नहीं पता, हिमालय की दिशा का क्या ज्ञान उसे नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि जिस तरफ मेरी पतंग उड़ रही है उसी तरफ क्या है, हिमालय है। तो उसी दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए, बस जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है उसी तरफ क्या है, उसका ध्यान केंद्रित है। और अगर लेखक ने जब उससे पूछा कि हिमालय की दिशा क्या तुम्हें पता है, तो उसने अपने पतंग की तरफ क्या है, उत्तर दे दिया। तो वही लेखक ने यहाँ पे इधर जो उधर उधर का अर्थ है वो बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये हमारा वही भरत राम का जो है उसमें से लिया गया है। तो ये क्या है कि गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब ये जो लाइन है, राघो एक बार फिर आवो, मतलब राघव जो राम जो है एक बार फिर से आ जाओ। तो हमें क्या है, इस लाइन का जो भाव है वो स्पष्ट करना है कि इसमें आखिर क्या मतलब से ये जो लाइन है वो दी गई है। तो क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्य का दुख और पुत्र वियोग सृष्टि गोचर होता है। अब माता कौशल्या क्या है, राम जी के जाने से बिल्कुल टूट चुकी है, तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है। माता कौशल्या राम के वन जाने से बहुत दुखी है, वह अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है। अब क्या है, जो माता कौशल्या है काफी दुखी हो चुकी है राम जी के जाने की वजह से, तो वो किसी प्रकार से निवेदन कर रही है कि वो वापस क्या है, मेरे पास आ जाए। कौशल्या का यह निवेदन अपने लिए नहीं बल्कि राम के घोड़ों के लिए है। अब यहाँ पे जो तुलसीदास है वो बताते हैं कि बात तो वो खुद की कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, घोड़ों का नाम लेके बोल रही है कि तुम्हारे घोड़े वो तुम्हें काफी याद कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके लिए वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है, वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। कौशल्या माता उसका दुख नहीं देखा जाता, वह घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही है। अब क्या है, वो बता रही है कि किस प्रकार से उसके घोड़े जो है भरत जी के सेवा करने के बाद भी बहुत ज्यादा क्या है, खराब होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति काफी खराब होती जा रही है। तो माता कौशल्या कह रही है कि एक बार मेरे लिए ना सही अपने इन प्रिय घोड़ों के लिए ही आ जाओ, जिनकी सेवा तुम करते थे और ये हमेशा हंसते खेलते रहते थे। लेकिन भरत की इतनी सेवा जितनी तुम करते थे उससे 100 गुना ज्यादा सेवा करने के बाद भी इनकी स्थिति क्या है, धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो यही भाव हमें इसमें स्पष्ट करवाया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है। अब जो हमारा पत्थर जो यहाँ पे दिया गया है कहानी में, और जो चट्टान शब्द है वो किसके प्रतीक है। ये हमारी तोड़ो कविता है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों तथा बाधाओं का प्रतीक है। जो पत्थर है और ये जो चट्टान है, बंधन और बाधाएं, जो भी हमारे बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है जो कि हमें रोक रही है आगे जाने से, उनके प्रतीक है। बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, इसलिए कवि मनुष्य को इनको हटाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चाहता है कि क्या है, लोग जो ये पत्थर है उनको हटा दे, इनको तोड़ दे, और अंत में क्या है, ये एक नई जगह जो है, गोड़ने का मतलब क्या है कि उसको हम दोबारा से स्थापित कर रहे हैं और उसको क्या है, अच्छी तरीके से बना रहे हैं। वही है कि क्या है, हम इस चीज को हटा लें और खुद को हम प्रेरित करें। और उसके अनुसार यदि इनमें इससे हमने पार पा लिया, इससे हम पार चले गए, तो इन्हें तोड़कर अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मंजिल पाएंगे। मतलब अगर हमें इनसे पार जाना है, जो बंधन है, बाधाएं हैं, अगर हमें उनसे पार जाना है तो क्या होगा, इनको हमें समाप्त करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपनी मंजिल को आसानी से पा लेंगे। ठीक है, तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई देती है। ये भी उसी में से ये कि कवि जो है बोल रहा है कि जो धरती है और जो हमारी मन की भूमि है किस प्रकार से सेम है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या है कि धरती में मिट्टी विद्यमान होती है, उसमें पत्थर और चट्टाने व्यापक होते हैं, वह बंजर हो जाती है। अब ये क्या है, हमें भूमि जो ये रियल भूमि होती है उसके बारे में बता रखा है कि अगर वहां पे क्या है, मिट्टी है, चट्टाने हैं, सब कुछ मिक्स है, तो क्या होगा, वो भूमि बंजर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी उपजाऊ भूमि के लिए क्या है, सिर्फ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर वहां पे पत्थर है, इसका मतलब क्या है, ये भूमि बंजर है। ठीक है, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार की फसल को हम पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मन की भूमि बंधनों और बाधाओं के कारण बंजर हो जाती है।
अर्थात बंधन और बाधाएं उसकी सृजन शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अब जो बंधन और बाधाएं हैं, जो हम रिश्ते हम सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जो होती है, जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक बाधा ही होगी। या फिर हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी है लेकिन क्या है, वो पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं कि तुम ये काम करोगे तो हम क्या है, ये समाज में हमारा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो क्या है, वही किस प्रकार से बंधन और बाधाएं जो है, जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में रोकती है। तो उसी की बात यहाँ पे क्या है, लेखक ने की है कि दोनों भूमि, जो धरती की भूमि है और इंसान के मन की भूमि है, एक तरीके से समान ही है। उसको क्या है, हमें आगे बढ़ाने के लिए उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो वही हमें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे कि बसंत के आगमन की सूचना कवि को किस प्रकार आती है। अब ये बसंत आया हमारा पोयम है, उससे लिया गया है कि क्या है, कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि बसंत आ गया है। अब कवि क्या कर रहा है, चल रहा है रास्ते में, तो उसने देखा कि आसपास क्या है, काफी चेंजेस, प्रकृति में चेंज उसको नजर आ रहे हैं। तब उसको पता चला कि बसंत जो है वो आ चुका है। उसे चिड़िया के फूक, पेड़ों से गिरते पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा बसंत के आगमन की सूचना देती है। प्रकृति में हुए परिवर्तन उसे बसंत आने का आभास कराते हैं तथा घर पर जाकर कैलेंडर देखता है और इस बात का क्या है, पूर्ण रूप से पुष्टि करता है। अब लेखक परिवर्तन तो देख रहा है लेकिन अंत में क्या है, उसको घर पे जाके कैलेंडर देखना पड़ा, किस लिए, ये जानने के लिए कि बसंत सचमुच में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट हमें करना है कि कोई ऐसी हवा है, ये भी इसी चैप्टर से बसंत आया से ही है कि कोई ऐसी हवा आई है, छोटी सी फिरकी ली है और फिरकी लेकर चली गई है। तो इसके भाव को हमें स्पष्ट करना है। क्या है, बसंत आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है, इसमें मनुष्य सिहर उठता है। अब बसंत आने से पहले क्या है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वही ठंडी ठंडी जो हवाएं है वो चलने लग जाती है, वही बताया गया है। परंतु बसंत आगमन के साथ वह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। अब बसंत से पहले हवा ठंडी है लेकिन बसंत आने के बाद क्या है, हवा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और हवा थोड़ी गर्म होने लगती है। यही हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। तो क्या है, ये जो लाइन है, फिरकी सी आई है, ये किसके लिए, हवा के लिए यूज किया गया है। इसमें सिहरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती है, ज्यादा ठंडी ये हवा नहीं होती है। बसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित करती है। तो ऐसी स्थिति होती है उस टाइम, ऐसा वातावरण जो होता है कि हवाएं क्या है, गर्म लगती है और वो काफी अच्छी लगती है, हमारे जो हम बोल सकते हैं भाव को, मन को काफी ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, तो यही आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आपकी अंतरा और अंतराल बुक से। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।